तो देखिए, आज का जो पेपर है ना, फ्रंट पेज में ही ये न्यूज़ था। तो अच्छी न्यूज़ है। जैसे इससे पहले भी ये न्यूज़ आया हुआ था, अगर आप लोग को याद होगा, कि जो क्रिमिनल लॉज थे तो उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो बुधवार को क्या हुआ है, लोकसभा के द्वारा एक नया अमेंडमेंट लाया गया। कितना तरह का? 3 तरह का अमेंडमेंट लाया गया है। जो कॉलोनियल टाइम से लॉ था, मतलब जो ब्रिटिश के द्वारा लॉ दिया गया था ना, उसी में अमेंडमेंट किया गया है। तो तीन मुख्य, जो तीन है मेन बिल, उनमें अमेंड किया गया है। देखिए, पहले जो है ना, अगर लॉ की बात करेंगे तो 3 तरह के हैं। एक है आपका आईपीसी, एक है सीआरपीसी, एक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। तो आईपीसी में क्या है? आईपीसी में बहुत सारे सेक्शन है। जैसे जैसे मान लीजिए कि मर्डर की बात करें, है ना, तो कहते हैं मर्डर में का कौन सा इस पे सेक्शन लगा हुआ है, तो 302। एक्चुअली 302 में क्या है? पनिशमेंट है। 302 के अंदर क्या है कि मर्डर की सजा क्या है, ये है। और मर्डर का जो डिफिनीशन है वो है 300 आईपीसी में। तो कहने का मतलब है कि आईपीसी में क्या है? पनिशमेंट और डिफिनीशन दोनों है। सीआरपीसी में क्या है? तो सीआरपीसी में है कि जो, मान लीजिए कोई केस हुआ, ट्रायल चल रहा है, उनमें जो इन्वेस्टिगेट होता है पुलिस के द्वारा, तो वो कैसे करना है, ये लिखा है हमारे सीआरपीसी में। इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और तीसरा जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्चुअली लॉ दो ही है, आईपीसी और सीआरपीसी। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। इसमें क्या है कि जो कोर्ट में एविडेंस पेश की जाती है, तो तो किस केस के लिए कैसा एविडेंस देना है, कौन सा एविडेंस देना है, ये सारी चीजें हमारे लिखी है इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 में। तो इन्हीं तीनों में क्या हुआ है, अमेंडमेंट की गई है। इनके नाम बदल दिए गए। जैसे आप देखिएगा, आईपीसी, तो आईपीसी को अब क्या बोला जाएगा? भारतीय न्याय संहिता बिल। ठीक है ना। और जो हमारा सीआरपीसी है, इसको क्या बोला जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। और तीसरा जो बोले थे इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको बोला जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये याद रखना है। अब ये पुराना नाम है, अब ये नया नाम हो गया। ठीक है ना। चलिए, ये है बेसिक चीजें। अब बताते हैं न्यूज में क्या है। तो देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें रिफॉर्म किया गया है। तो उसमें क्या क्या लाया गया? तो जो टेररिज्म ऑफेंस है इनटू ए जनरल क्राइम लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसे टेररिज्म ऑफेंस है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर अगर ऑफेंस हुई है, तो उसको जो है जनरल क्राइम लॉ की तरह लिया जाएगा। जैसे पहले उसमें था कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस, मतलब जनरल क्राइम की तरह माना जाएगा। और जो क्राइम ऑफ सेडिशन था, इसको ड्रॉप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जो मॉब लिंचिंग होती है, तो मॉब लिंचिंग का जो पनिशमेंट है उसको डेथ कर दिया गया है। क्या मतलब हुआ? मॉब लिंचिंग क्या होता है कि जैसे सुने होंगे ना कि भीड़ में चोर को पकड़ा और सब मिलके पीट के जान मार दिया, ये होता है मॉब लिंचिंग। ठीक है। तो देखिए, मिस्टर शाह ने क्या बोला कि अमेंडमेंट टू बीएनएसएस which will exclude doctors from criminal prosecution from for death due to medical negligence। अब इन्होंने क्या बोला कि इस ये जो नया अमेंडमेंट किया गया है, जैसे डॉक्टर, आप सुनते होंगे कि डॉक्टर इलाज कर रहे थे, वो आदमी मर गया, तो लोग क्या करते थे, उस पर केस कर देते थे। तो बोला कि नहीं, अब ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुआ है। मतलब कि कुछ मान लो फॉल्ट हो गया, और जैसे ऑक्सीजन ही लगाया, ऑक्सीजन नहीं काम किया, दवा दिए, दवा सही से नहीं काम करा, तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? तो पहले इसको क्रिमिनल एक्ट की तरह दिखाया जाता है, अब इसको हटा दिया गया वहां से। फिर उसके बाद, एंड विल मेक हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस पनिशेबल बाय 10 years इम्प्रिजमेंट। और क्या बोला गया कि जो हिट एंड रन मामला होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी को मारा और वहां से भाग गया, तो ऐसे केसेस में कितनी सजा मिलेगी? 10 years की। ये एक बड़ा फेमस केस है, हिट एंड रन मामला। सलमान खान वाला आई थिंक है, जो सुने होंगे ये सब केस, हिट एंड रन का ही मामला है।
चलो, आ, अब देखिए, एक चीज है यूनिफॉर्म जस्टिस सिस्टम। इसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। क्या बात की गई है? कि जो एफआईआर होती है, जो हम जाते हैं ना एफआईआर लिखवाने, कंप्लेंट लिखवाने थाना में, इसको बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस पहले इसमें क्या बोला गया इसको लेके, कि अगर कंप्लेंट कर रहा है कोई, तो 3 दिन के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक ना। और इन केसेज विथ 7 to 14 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कि कोई ऐसा केस है जिस केस में सजा कितनी है, 7 से लेके 14 साल तक की जेल की सजा है, तो वैसे केस का जो कंप्लेंट होगा, तो उसे 3 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक। और प्रीलिमिनरी, जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होता है वो 14 डेज के अंदर, इन्वेस्टिगेट जो इंक्वायरी की जाती है एफआईआर के लिए, वो सब सारी चीजें की जाएगी 14 डेज के अंदर। फिर उसके बाद क्या बोला, कि किसी की प्रॉपर्टी को जैसे सर्च करना या सीज किए, तो इसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में 24 आवर्स के अंदर देना है। पहले क्या था, अर्लियर देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम्स, नाउ द मेडिकल रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट विद इन 7 डेज। अब देखो, पहले क्या था कि जैसे कोई रेप विक्टिम है, मतलब जिसके साथ रेप किया गया, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, तो इसके लिए क्या था, जो मेडिकल एग्जामिनेशन था, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था। अब टाइम लिमिट क्या हो गया, विद इन 7 डेज। अच्छी चीजें हैं। नहीं तो पहले जिनके साथ ये दुख हो, मतलब घटना घटती है, अब वो खोज रही है कब मेरा मेडिकल एग्जाम होगा, कब टाइम आएगा, तो ये सब सारी प्रॉब्लम थी, तो इनको ठीक किया गया। फिर उसके बाद चार्जशीट जो फाइल की जाती है, वो 90 दिनों के अंदर फाइल की जाएगी, और 14 डेज के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने इसे पेश करना पड़ेगा। और क्या बोला गया, कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस शुड बी डन विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। मतलब कि उनके ऊपर जो भी चार्ज लगा है, तो पहली जब हियरिंग होगी कोर्ट में, उसके 60 दिनों के अंदर उस पे जो भी चार्जेस लगनी है लगा दिया जाएगा चार्जशीट में। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई, ट्रायल इन अब्सेंसिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो कोर्ट में ट्रायल कब चलता है, जैसे आप वहां पे अपियर हुए कोर्ट में, तब ट्रायल चलती है। जैसे आतंकवादियों में होता था कि अब उनको जब तक पकड़ेगा नहीं, तब तक उनपे कोई ट्रायल नहीं चल रहा कोर्ट में। तो अब क्या है, बोला कि नहीं, अगर एब्सेंट भी रहेगा तो भी क्या चलेगा, उस पर ट्रायल चलेगा, मतलब कोर्ट केसेस चलेंगे उस पर, जो भी प्रोसीजर होता है कोर्ट में, अब वो होगा, ठीक है। ये सब बातें कही गई है। चलो, एक इसमें और क्या किया गया था, हाँ, कि the bill has a provision that promulgation of judgment should not exceed 45 days after the conclusion of trial in any criminal court। मतलब कि किसी क्रिमिनल कोर्ट में जो कंक्लूजन होता है, तो मतलब उसकी जो जजमेंट है 45 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, कि जो जजमेंट दी गई है 45 डेज के अंदर सभी को पता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोमulgate हो जाना चाहिए। चलिए, अच्छा, एक एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। सब लोग समझ रहे हैं क्या होता है? किसी को डाउट हो तो बोलो। सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है? एक सिंपल, चलो मैं बताता हूँ। सिविल केस में क्या होता है तो इसमें बहुत सारी बातें, ना ही मैं लॉ का एक्सपर्ट हूँ, ना ही मुझे पता है, ये इतना बेसिक पता है। सिविल केस क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए, जनरल समझ लीजिए, कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ऑफिस में आपको मान लो सैलरी नहीं दिया, आपके जो कंडीशन सर्विस है वो नहीं माना, तो अगर आपको कंप्लेन करना है, केस करना है उस कंपनी में, तो ये होता है सिविल केसेस। क्रिमिनल केस क्या होता है, तो क्रिमिनल केस में यही है कि कोई ऐसा एक्ट किए, और उस एक्ट का इफेक्ट एक हमारे बड़े सोसाइटी पे पड़ता है, जैसे मान लो चोरी कर लिया, रेपिस्ट है, मर्डर है, ये होता है क्रिमिनल केस, ठीक है। हाँ, ये देखिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना। ये जो महिला है, इनका नाम है डॉक्टर वी मोहनी गिरी, ठीक है ना। तो ये जो है पासेज हो गई, मतलब मर गई हैं। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, इसलिए थोड़ा याद रखना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, कि जो हमारी नेशनल कमीशन है,
ठीक ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसमें ये क्या थी, इसमें ये मेंबर थी। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना कि किससे रिलेटेड थी। मतलब ऐसे पूछ सकता है कि डॉक्टर वी मोहन गिरी जो थी, मोहनी गिरी, ये किससे रिलेटेड थी, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से। ठीक है ना। चलो। किसका लिंक टूट गया देखना एक बार कोई, किसी का शायद लिंक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, उनका कॉलेज वॉलेज का कुछ क्या बोल रही थी। चलो कोई नहीं। एक सेकंड। चलिए, तो एक चीज क्या है कि जैसे आप लोगों को पता चलता होगा, COP 28 बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं क्लाइमेट समिट को लेके। तो COP 28 का आउटकम्स क्या हो, तो आज के पेपर में बहुत सारा दिया हुआ है इसके बारे में, कि इससे क्या क्या आउटकम्स आए नहीं आए, मतलब इसके रिजल्ट क्या होगा COP 28 के, तो इसको देखते हैं। तो 28 सेशन ऑफ कोप, तो ये एक एनुअल कन्वेनिंग ऑफ कंट्रीज सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंजेस, मतलब UNFCCC सी के अंदर जो है, ये क्या होती है कि हर साल जो है सारे, मतलब जितने सारे देश के इसमें मेंबर हैं वो लोग क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको रखते हैं इस सेशन में। तो COP 28 सेशन कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है। अब देखो इसमें क्या किया गया, एक सेकंड। क्या वो नेटवर्क बिजी था क्या मैडम, निकिता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो ज्वाइन करिए, इधर होगा लेफ्ट साइड में। आ रही है आवाज? यस। ठीक। अब देखो, तो ये बता रहे थे कि COP 28 का जैसे न्यूज चल रहा था बहुत दिनों से क्लाइमेट चेंज को लेके, उस पे क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे होना चाहिए सही, तो इसके आउटकम दिए गए हैं आज के पेपर में। अगर आप पेपर उल्टा के देखिएगा ना एक्सप्लेनर सीरीज में, तो अच्छा खासा इनके बारे में लिखा होगा। तो जो जो हमारे जरूरत का चीज है वो सब आपके लिए नोट किए हैं। तो COP 28 सबसे पहले याद रखना कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। अब देखिए, तो इसमें क्या हो गया, COP 28 में बोला गया कि कंट्रीज वुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टू एड्रेस द क्लाइमेट क्राइसिस, कि जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है हम पूरे वर्ल्ड में, तो इसके लिए कुछ कंक्रीट स्टेप, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेनी चाहिए सारे देशों को। इस चीज पे बात की गई है। अब देखो क्या कहता है, व्हाट हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस एंड डैमेज फंड। तो कुछ दिन पहले ये एक आर्टिकल आया था, याद है आप लोग को, लॉस एंड डैमेज फंड, जिसमें बात की गई थी कितना रुपया देने की। तो उसका क्या रिजल्ट आया है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो करा कि फॉलोइंग द एग्रीमेंट रिच्ड एट COP 27 टू क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, द लास्ट ईयर वाज डेडिकेटेड टू नेगोशिएशंस ऑन फंडामेंट, यहाँ होगा फंडामेंटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग इन ए हिस्टोरिक डिसीजन, द फंड वाज ऑपरेशनलाइज्ड एट COP 28। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड जो था ये COP 27 में ही आया था। अच्छा, क्या है लॉस एंड डैमेज, कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसके अनुसार, उसके द्वारा जो है, जो लॉस हो गया तो वो तो चला गया, और जो डैमेज हुई है तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए कितना रुपया देना होगा हर देश को, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, इसको लेके बात कही गई थी। तो कहा कि इस चीज पे नेगोशिएशंस नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, हाँ नहीं भर रहे थे सब लोग। तो इस चीज को लेके बात हुई कब, ये जो COP 28 हुआ, तो फाइनली इसमें बात कही गई कि ठीक है पैसा दिया जाएगा देशों के द्वारा। तो जिसमें अगर बात करेंगे, तो अभी तक जो पैसा मिला है वो कितना मिला है, $79 मिलियन, बस इतना ही पैसा मिला है। और एक्चुअली में जो जरूरत है हर साल कितना जरूरत है, 100 बिलियन टू 400 बिलियन पर ईयर, जरूरत इतना है, लेकिन अभी मिला कितना, 719 मिलियन ही मिला है अभी तक, जबकि यहाँ हर साल चाहिए इतना रुपया। ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जो मतलब जो कार्बन गैस जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिट किया गया, रिलीज हुआ किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए अमेरिका को, वो लेकिन दिया कितना है? 17.5 मिलियन डॉलर दिया है बस। चलो फिर इसमें बात कही गई है कि जीएसटी को लेके, ये इंडिया वाला जीएसटी नहीं, ये वर्ल्ड वाला है, ग्लोबल स्टॉक टैक्स के बारे में कही गई कि इसमें इस चीज को लेके क्या बात की गई। तो इसमें कहा गया कि enables countries and other stakeholders to see where they are collectively making progress towards meeting the goals of the Paris Agreement and where they are not। तो इसमें एक बात कही गई है कि जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट किया था, तो इसमें जितने सारे कंट्री थे, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर मतलब जो प्राइवेट कंपनी थे, तो वो सब भी क्या लगी हुई थी कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर वर्ल्ड का नीचे रखना है। तो उस चीज के लेके क्या क्या बात हुई और क्या क्या बात नहीं हुई, या वो बात अभी तक कहाँ है, इस चीज को लेके बात कही गई। तो बोला क्या गया कि द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एट COP 28। तो COP 28 में जो बहुत सारे कंट्रीज थे, उनके द्वारा क्या डिसीजन ले गया? तो टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वाज कपल्ड विद द एम्बिशन टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो इसमें बात कही गई जीएसटी में कि जो फॉसिल फ्यूल है, पहला चीज कि फॉसिल फ्यूल को हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जाएंगे। और रिन्यूएबल सोर्स को कितना बढ़ाया जाएगा? तो 3 टाइम्स। कब तक? 2030। चलो फिर क्या बात की गई कि मोर देन 20 कंट्रीज आल्सो प्लेज्ड टू ट्रिपल देयर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। कुछ देशों ने, खास करके जो 20 से ज्यादा कंट्री थे, उन्होंने किस चीज की बात की गई कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब जो न्यूक्लियर के द्वारा हम लोग एनर्जी अचीव कर रहे हैं, तो उसको भी 3 गुना किया जाए। और क्या बात की गई? However, the transition from fossil fuels is restricted to energy system alone. They can continue be used in the plastics, transport and agriculture sector। अब देखिए यहाँ पे क्लच क्या है, क्या बात बोली गई कि चलिए ये चीज तो बोली गई कि फॉसिल फ्यूल को हम ट्रांजिट कर जाएंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल को छोड़ के आप चले जाएंगे रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ। लेकिन इसमें एक क्या बात कही कि प्लास्टिक के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पॉल्यूशन हो रहा है, या एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा पॉल्यूशन हो रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू है। कहने का मतलब कि बातें तो हर चीज को करनी चाहिए ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि फॉसिल फ्यूल से ही ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब भी तो रिस्पॉन्सिबल है, इस पे नहीं बात की गई। फिर देखिए, द डिक्लेरेशन आल्सो रेफर्स टू ट्रांजिशनल फ्यूल्स such as the natural gas for ensuring energy security, but this falls short of true climate justice as it allows industries to continue operating in the business as usual mode। देखिए इसमें क्या बोला गया कि हम लोग ट्रांजिशन फ्यूल यूज करेंगे, लेकिन कहता है कि जो क्लाइमेट के लिए होना चाहिए, मतलब क्लाइमेट एक्शन के लिए होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखा गया है। इंडस्ट्री को बोला गया है कि आप जो मोड है आपका पहले से, वही करिए। कहने का मतलब है कि देखिए इंडस्ट्री में जो है एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो थर्मल पावर से। थर्मल पावर मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब भी बोले थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? कोल से। तो आप यहाँ कह रहे हैं क्या कि हम ट्रांजिशन फ्यूल की तरफ जाएंगे, मतलब रिन्यूएबल सोर्स की तरफ, लेकिन आपने तो इसको छोड़ दिया। मतलब इंडस्ट्रीज वाले तो वही मोड में है जो पहले से वो यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल। सॉरी सॉरी, चलो फिर आगे बात करें। फर्दर while the declaration called for accelerated climate mitigation, it allude to unproven and risky technologies such as carbon capture, storage and carbon removal। अच्छा देखिए ये क्या आया था, कुछ दिन पहले आया था, कार्बन कैप्चर के बारे में आया था, सीसी। और क्या, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो कह रहा है कि एक्सेलेरेटेड क्लाइमेट मिटिगेशन, मतलब कि क्लाइमेट को कम करना, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या बात की गई कि जो एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा सीसीएस का, वो क्या है? एक अनप्रूवन और रिस्की टेक्नोलॉजी, मतलब इसकी प्रूफनेस नहीं है कितनी ये अच्छा है नहीं है, ये चीज है बिना मतलब प्रूफ के ही इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। कहता है कि पहले द फॉर्मर इनेबल्स यूजर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू प्रिवेंट देयर इमिशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर बाय कैप्चरिंग द इमिशंस एट द सोर्स एंड स्टोरिंग देम
परमानेंटली अंडरग्राउंड। तो कह रहा है कि जो पहले लोग यूज करते थे इंडस्ट्री में, तो वो लोग क्या करते थे कि जो CO2 है, तो CO2 जब इमिशन हो रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में से इमिशन होने से पहले उसे क्या किया जाता था, अंडरग्राउंड कर दिया जाता था जमीन के अंदर, ताकि इन्वायरमेंट में नहीं फैल सके। लेकिन कहता है कि ये जो CCS किया गया है, तो इसमें क्या है कि जैसे ये मान लीजिए फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री से यहाँ CO2 निकल रहा है, तो इसमें भी यही है कि एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देना है। इस CO2 को क्या करना है, जो बड़ा सा प्लांट लगाएंगे CCS, वहां कैप्चर कर लेना। तो कह रहा है कि ये क्या है, रिस्की है, मतलब कि ये जो मशीन लगाया गया ना, ये ठीक नहीं है, ये प्रूफ नहीं है कि कितना काम करेगा, क्या इससे हार्मफुल हो सकता है या नहीं, ये बात की गई। फिर कह रहा है कि ग्रीन फाइनेंस को लेके क्या बात की गई। तो देखिए, द फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ द GST इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन टू टेक द लीड इन द क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो डेवलप्ड नेशन का। जो कंट्री डेवलप्ड हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज को लेके, क्लाइमेट फाइनेंस को लेके। क्यों ऐसा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो डेवलप्ड कैसे हुए हैं, तो डेवलप्ड ऐसे हुए हैं कि ढेर सारा वहां पे क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो ढेर सारा इंडस्ट्री लगा गया, तो उसी को ना कमा के वो लोग फिर क्या करके डेवलप कर गए अपने आप को। तो प्रदूषण आपने फैलाया है, तो आप, तो इसी यही बात पेरिस एग्रीमेंट में बोली गई थी, इंडिया ने भी यही बात बोली कि प्रदूषण ज्यादा किसके द्वारा फैलाया गया है, जो डेवलप्ड नेशन है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी होती है, इसलिए उनको ज्यादा फाइनेंस करना चाहिए। चलो फिर कहता है नेवरथलेस, फिर भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंटिटीज ऑब्लिगेटेड टू फर्निश दिस ग्रांट बेस्ड फाइनेंस इज लैकिंग। तो कह रहा है कि फिर भी जो बोला गया था कि कितना पैसा देना है हर कंट्री को, तो वो अभी तक लैकिंग है, मतलब अभी तक उतना दिया नहीं गया है। फिर COP28 also witnessed the establishment of innovative global green finance mechanism to support developing nations in their transition to sustainable practices। तो अब क्या करा है कि COP28 में एक और चीज हुआ, एक इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म आया था, ये एक प्राइवेट कंपनी था। तो इन्होंने भी क्या किया, तो जो डेवलपिंग कंट्री है, तो इनके ट्रांजिशन के लिए ये सपोर्ट में आए थे। आई थिंक ये शायद दुबई का कोई प्राइवेट कंपनी। अब देखो, द ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसीव्स फ्रेश सपोर्ट ऑफ इतना बिलियन, अलाउइंग इट टू फाइनेंस एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट इन वल्नरेबल रीजन्स। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा रुपया रिसीव हुआ है, तो उसमें क्या चीज के लेके बात की गई, एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट इन वल्नरेबल रीजन। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि अडेप्ट करिए, आप ट्रांजिट करिए, कि आप कोयला यूज करें तो वहाँ जैसे नेचुरल गैस हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये यूज करिए। और ये कि जो एरिया खतरे के कगार पे है, मतलब जहाँ ज्यादा पोल्यूशन फैल रही है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वहां भी उस खतरा को कम करना है। ढेर सारा दिया हुआ आज। फिर कहता है एन एडिशनल 188 मिलियन वाज प्लेस्ड टू द एडेप्टेशन फंड। उसके बाद एडिशनल जो है इतना रुपया दिया गया एडेप्टेशन के लिए। फिर कहता है न्यू पार्टनरशिप्स बिटवीन public and private sectors were forced to mobilize investments in renewable energy, sustainable agriculture and infrastructure। तो फिर कहता है क्या कि इसके बाद जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आए, मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर आए, किस चीज के लिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी में फंड देने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। फिर COP28 में और क्या हुआ, एक अल्टेरा, ये भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है with an ambitious goal to globally mobilize an unprecedented sum of 250 billion by 2030। तो ये जो अल्टेरा है, ये भी एक प्राइवेट संस्था ही है, तो ये जो है 250 बिलियन डॉलर जो है, ये भी फंड करेगा, मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन को कम करने के लिए। कह रहा है कि डिस्पाइट these efforts, इतने एफर्ट्स के बावजूद, the available funds fall well short of the, इतना मतलब कितना, 19,436 billion annual funding requirement for adaptation as estimated by यूनाइटेड नेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसके अनुसार बोला गया इतने रुपये की जरूरत है, और तब मतलब प्रोजेक्ट हर काम करेगा सही से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं इंडिया क्या किया इसके लिए।
तो हाउ डिड इंडिया फेयर एट कॉप 28? तो इंडिया कैसे सही है कॉप 28 में, देखिए। तो जो यूएई डिक्लेरेशन आया था ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ केम इनटू बीइंग एट कॉप 28 थ्रू ए पार्टनरशिप ऑफ कॉप 28 प्रेसिडेंसी विद द डब्ल्यूएचओ। तो कॉप 28 में क्या हुआ, कॉप 28 जो है डब्ल्यूएचओ के साथ पार्टनरशिप करके ये भी मतलब आए क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इन्होंने क्या बोला, इट रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्नॉलेज द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन इंक्लूडिंग ए रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो डब्ल्यूएचओ आए तो मतलब समझ लीजिए कि हेल्थ केयर को लेके बात की गई। तो इसमें क्या बोला गया कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, और क्या करना चाहिए कि जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है, मतलब कि जो इलाज दौरान के जो खर्च लगता है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी कम होना चाहिए। तो कैसे कम होगा, तो यही चीज, जब हम क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं होने देंगे तब। तो इसमें क्या हुआ, 128 कंट्री ने साइन किया, तो कलेक्टिवली कमिटेड 1 बिलियन टू एड्रेस द ग्रोइंग क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस। हाउएवर इंडिया डिड नॉट साइन दिस डिक्लेरेशन। अच्छा देखिए, 123 कंट्री ने साइन किया कोप 20 और डब्ल्यूएचओ जो लेके आए प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया उसमें। क्यों नहीं साइन किया, देखिए। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इंडिया तो गलत कर दिया, इसे भी जुड़ना चाहिए था, हेल्थ को लेके सोचना चाहिए था। देखिए इंडिया क्या क्या, because reducing greenhouse gas emissions in the health sector would mean reduction in emissions from gases used for cooling। अब क्या कह रहा है कि अगर इंडिया ऐसा करेगा, तो जो मान लो कि रूरल एरिया है इंडिया में, तो वो क्या है, अभी भी फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, वहां पे अभी इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो अगर ये चीज बैन लगा देंगे, तो फिर गांव के लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे ही देश में क्या है, ज्यादातर तो गांव है, शहर तो कम ही है। तो इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया, बोला कि नहीं नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। कहता है एज इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल ग्रोइंग सच ए कमिटमेंट कुड compromise द हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन पार्टिकुलरली रूरल। वही बात बोला, इंडिया ने बोला कि नहीं, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी ग्रो ही कर रहा है, इसलिए हम जो है ये साइन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक और बात की गई, द ग्लोबल मिथेन प्लेज्ड लॉन्च्ड एट कॉप 26। तो जो ग्लोबल मिथेन प्लेज आया था, तो इसमें भी इसी चीज को लेके बात की गई थी। तो इसमें भी इंडिया ने साइन नहीं किया। क्यों नहीं साइन किया था, तो इंडिया ने क्या बोला, अच्छा इस प्लेज के द्वारा जो क्या बात की गई, टू रिड्यूस मीथेन इमिशंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट एंड गैस सेक्टर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, जो मीथेन गैस निकलती है कहाँ से, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से और गैस सेक्टर से, उसको कम करने की बात कही है। तो इसमें भी 150 कंट्री ने साइन किया, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। क्यों, तो बिकॉज इट शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन ए जी एच जी विथ ए लोअर लाइफ टाइम। अच्छा देखिए, क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो का मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कौन सा गैस है, CO2 है। कोई इसमें शक नहीं है कि जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ये ज्यादा पावरफुल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लेकिन इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, बहुत कम होती है CO2 के मुकाबले। तो इंडिया इसलिए साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर है ना। तो एग्रीकल्चर, जैसे गाय है, गाय के वेस्टेज उससे भी CH4 निकलता है। फिर उसके बाद धान की जो खेती होती है, पैडी, उससे भी CH4 निकलता है। तो हमारा रूरल डेवलपमेंट हो रहा है ना कैटल वगैरह से, एग्रीकल्चर से। अगर हम इसको साइन कर लेते तो हमारा यहाँ भी ऑब्जेक्शन लग जाता, और फिर वो लोग कहता कि सबसे ज्यादा तो तुम्हारे यहाँ मवेशी है, कैटल है, तो तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज को लिए, इसलिए इंडिया साइन नहीं किया। ठीक है, चलो। अब ये एक देखिए लास्ट क्या है, व्हाट आर द टेकअवेज। तो क्या क्या इसमें कुछ खास हुआ, तो इसमें जो है देखिए, द कोप 28 आउटकम हैड लॉट्स ऑफ फर्स्ट सच एज द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रोल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एंड द नीड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो अगर पूरी बात की जाए कोप 28 का आउटकम्स क्या हुआ, तो हमें जो है अगर सॉल्यूशन चाहिए सब चीज से, तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, तो जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, क्लाइमेट को कंजर्व करके रखेंगे नेचुरली, मतलब नेचर के तरीके से। और हमें और हमें किधर जाना पड़ेगा,
तो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट होना पड़ेगा, मतलब फॉसिल फ्यूल को छोड़ना पड़ेगा। 134 कंट्री, सम 130 कंट्रीज आल्सो एग्रीड टू a landmark declaration of transition to sustainable and resilient food system। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात की गई है। 134 कंट्रियों ने क्या माना कि जो सस्टेनेबल है, हमें किधर जाना है, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल, सस्टेनेबल की तरफ जाना है। और रेजिलियंट फूड सिस्टम, रेजिलियंट फूड सिस्टम मतलब कि जिस तरह का टेम्परेचर चेंज हुआ, कि मान लीजिए 32 डिग्री टेम्परेचर, अब हो रहा है 36 डिग्री टेम्परेचर, तो जो ऐसा फूड क्रॉप लगाएंगे जो 36 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करेगा, ये होता है रेजिलियंट सिस्टम। ठीक है, चलो, तो ये सब इसमें इम्पोर्टेंट थे। चलो, अब देखिए एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, 6 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, मतलब कि जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, नेवी, उनके लिए जो है 6 पेट्रोल वेसल जो बनेंगे शिप, उसके लिए हाँ भर दी गई है। ये बात है। तो जिसके द्वारा बनाया जाएगा वह है मेगाजॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, मुंबई में है, उनके द्वारा ये बनाई जाएगी। आगे एक न्यूज देखिए, साहित्य अकादमी अनाउंसेज अवार्ड्स रेक्विम इन रागा जाकी बेस्ट इंग्लिश वर्क। तो ये क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा 12 मार्च 2024 को दिया जाएगा। जब किसको किसको दिया जाएगा, जब दिया जाएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। एक्चुअली हमको यहाँ ये समझना है कि इसमें अवार्ड में दिया क्या क्या जाता है। एक सॉल दिया जाता है, 1 लाख का प्राइज दिया जाता है, ठीक है, और एक कॉपर प्लेक दिया जाता है, मतलब वो मेडल टाइप का। इस साहित्य अकादमी को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 12 मार्च 1954 को। ठीक है, किस लिए दिया जाता है ये अवार्ड, डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में जो लिटरेचर है उसे प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। फिर एक देखिए साइंस से रिलेटेड न्यूज है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ये लास्ट होगा। हाँ, तो इसको समझते हैं। इसमें ये बात की गई है कि जैसे कपड़ा देखो, साफ किए, जब उस पे आप प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो कपड़ा सीधा होने लगता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है, लगता है ना नया की तरह कपड़ा है। क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो आयरन प्रेस क्या होता है, तो आयरन प्रेस क्या है, एक इसमें दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या क्या, एक होता है हैवी मेटल बेस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो हैवी मेटल बेस है, और दूसरा है इट हिट्स अप। एक तो हैवी मेटल होता है और दूसरा क्या है, ये बहुत जल्दी गर्म होता है। अब कहता है, नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आवर क्लोथ्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन आयरन। तो कहता है कि ये स्ट्रेट स्ट्रेट क्यों हो जाता है जब हम लोग कपड़ा पे आयरन करते हैं या प्रेस करते हैं। 1 सेकंड रुको, इनको चुप, आ गए, हाँ आ तो गई, ठीक। तो क्या बात कर रहे हैं कि कपड़े पे जब आयरन करते हैं तो ये कपड़ा आयरन क्यों हो जाता है, सीधा क्यों हो जाता है। तो देखिए, जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा बना किससे होता है, कपड़ा बना होता है फाइबर से। किससे, फाइबर से। और ये फाइबर जो है, जैसे कि कॉटन, ऊन, ये सब, तो फाइबर किससे बनता है, प्लांट और एनिमल से। ठीक है, अब देखिए फाइबर क्या होता है, तो ये एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और जनरली फाइबर बना किससे होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये उसी तरह, हाँ, इससे होता है। फिर कहता है क्या, दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी रियली रियली लॉन्ग। और ये जो फाइबर के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, और ये बने होते हैं H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन के 1 आइटम, इससे ही बने होते हैं। तो अगर मान लीजिए फाइबर को आप एग्जांपल में लीजिए, कि मान लीजिए कि एक साइज अगर उसका कितना है, जैसे बोलते हैं ना, जब भी हम बोले, क्या बोले कि रियली लॉन्ग चेन के रूप में होता है फाइबर। तो मान लीजिए कि फाइबर का साइज क्या है, एक पेंसिल के बराबर है। ठीक है, हाँ,
और कहता है कि ए टिपिकली सेलुलोज फाइबर वन ऑफ द प्राइमरी मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉटन वुड बी अबाउट 100 meters लॉन्ग। दिस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। अच्छा, यहाँ पॉलीमर्स की बात करें, पॉलीमर्स किसको कहते हैं? तो क्या बोल रहे थे? हाँ, कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फाइबर होते हैं, तो फाइबर जो है ये क्या होता है, एक चेन के रूप में होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। जैसे एक होता है सेलुलोज फाइबर और एक होता है पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? एक लंबा चेन के रूप में। थोड़ा ये केमिकली नाम है, छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, रहने दीजिए। यहाँ पे आइए। अच्छा, आप ये समझिए, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। इतना समझिए। तो नेचुरल पॉलीमर कौन हुआ? सेलुलोज फाइबर, जो एनिमल और प्लांट से मिलता है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या हुआ? जैसे प्लास्टिक, साबुन, ये ना केचप, इस सब में जो यूज होता है, इसको बोलते हैं क्या? सिंथेटिक पॉलीमर। बस आप इतना याद रखिए। नेचुरली जो होता है, जो नेचुरली पॉलीमर होता है, जैसे कॉटन, ये सब नेचुरली पॉलीमर है। अच्छा, कहता है व्हेन यू वॉश योर क्लॉथ, जब आप अपने कपड़े को धोते हैं, तो these molecules become knotted around each other like noodles when you cook a packet। तो जैसे आप नूडल्स को बनाते हो, तो देखो कैसे नूडल्स बनता है, ऐसे पूरा वो चारों तरफ से घेर लेता है। तो जब हम कपड़ा को धोते हैं ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स इसी तरह ये चारों तरफ ऐसे हो जाते हैं। और जब इस पे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिर ये सीधा हो जाता है। तो मतलब कि जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है कपड़े में, वो क्या होगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, और फिर हमारा कपड़ा सीधा हो जाता है प्रेस करने से। ठीक है। हाँ, चलो ये एक न्यूज देखो, बहुत अच्छा न्यूज है। आप लोग सुन रहे होंगे कि आइसलैंड में वॉल्केनो आया है, मतलब जो ज्वालामुखी है वो आई है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए बताता हूँ। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखें, चलिए दिखाता हूँ। अच्छा बताइए, अर्थ में कितने प्लेट्स हैं, बताओ कोई। कितना? हाँ, 7 अर्थ प्लेट है। तो क्या होता है, जरा सा एक सेकंड दीजिए बस। दिख रहा है सबको? अच्छा, कहाँ चला गया, ठीक है। देखिए ये अटलांटिक ओशियन दिख रहा है आप लोग को, सबको? अटलांटिक ओशियन लिखा हुआ नहीं दिख रहा? हाँ सर। हाँ दिख सर, रहा। दिख रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। तो एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक तरफ देखिए यूरोप, यूरोप अफ्रीका। तो बीच में जो है ना, दोनों के बीच में, दोनों, ये जो क्या कहते हैं, दोनों जो कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में क्या है, अटलांटिक ओशन। तो दोनों क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है। तो एक वेस्ट की तरफ जा रहा है और उधर ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यूरोप अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वो उधर जा रहा है, किधर, हमारे ऐसे हाथ को अगर समझिएगा तो राइट साइड। इधर ये दोनों जो है ये जा रहा है लेफ्ट साइड। तो जब ये दोनों साइड हुआ, मतलब अब समझ जाइएगा कि इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर क्या था, यूरोप, और क्या था, साउथ अफ्रीका, यही था ना। ये बीच में क्या है, अटलांटिक। यहाँ पे है ज्वाइंट प्लेट्स का, क्या है, प्लेट्स का ज्वाइंट है। अब देखिए, ये इधर जा रहा है प्लेट्स, और इधर का प्लेट्स इधर जा रहा है। तो जब इधर जाएगा तो पृथ्वी क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, उस गैप को भरने के लिए क्या करता है, मॉल्टेन मैग्मा बाहर आती है। यही वोल्केनो के रूप में आया है आइसलैंड में। आई बात समझ में कहानी? समझ में नहीं आई कहानी जो मैंने बोला? इस जॉइंट को सर भरने के लिए निकलती है, हाँ। हाँ, पृथ्वी जो है ना, इस ज्वाइंट को भरने के लिए क्या करता है, जैसे वो दोनों अलग हो रहा है, दोनों प्लेट्स, ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और
यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो दोनों अलग हो रहा है, गैप हुआ, तो उस गैप को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए पृथ्वी से क्या निकला, वो मोल्टेन मैग्मा निकला। समझे? मोल्टेन मैग्मा क्या होता है पता है ना? जो रॉक्स होती है जो अंदर में पिघलती है, वो क्या होती है, बाहर आती है पृथ्वी पर। समझ गए? तो इसी के वजह से यहाँ पे आइसलैंड में आ रहा है, और ये एकदम बहुत फैला, 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सुनते होंगे आप लोग भी। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ठीक है, वो एक बार COP 28 देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, पूरा निचोड़ दिया हुआ है, जितना सारा मीटिंग हुआ। चलो ठीक है।